हेलो क्लास 9 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। देखिए, जब से ये एसएसटी का सिलेबस अपडेट हुआ है, सुनने में आ रहा है परेशानियां बढ़ रही हैं। अभी इस परेशानी को आपके लिए हम दूर कर देते हैं। यहाँ पर आपके लिए आपकी एसएसटी का चैप्टर पृथ्वी की सतह का आकार सबसे इजीली हम लेकर आए हैं। देखिए, इस चैप्टर में मेनली अगर हम शुरुआत करें तो सबसे काम की चीज आपकी पहली देख लेते हैं, जो कि है मुख्य प्रश्न, कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आएंगे। सबसे पहले, पृथ्वी की सतह को आकार कौन देता है? जो हमारी पृथ्वी की सतह पर इतनी सारी चीजें ये कैसे बनती हैं? दूसरा, टेक्टोनिक प्लेट क्या होती हैं, इसका प्रभाव क्या होता है? तीसरी तरफ, कि भू आकृतियां लैंड फॉर्म्स कैसे बनती है और इन्हें बांटा कैसे जाता है, यानी कि ये पहाड़, नदियां, आपके मरुस्थल, ये सब कैसे बनते हैं। उसके अलावा मनुष्य और अन्य जीव इन भू आकृतियों से कैसे प्रभावित होते हैं। और लास्ट में, ये जो भू आकृतियां हैं, जो जमीन के स्ट्रक्चर्स हैं, ये कैसे अपने साथ आपदाएं लेकर आते हैं और मानव का जीवन प्रभावित होता है। सुनने में चीजें थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होंगी। अभी अगले 15 मिनट में आपके पास सारी चीजें आपके पॉइंट्स पे होंगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो होता है कि हमारी पृथ्वी क्या है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिएगा, पहली चीज हमारी बात समझिए। जो पृथ्वी है ये एक प्लेनेट है। पृथ्वी क्या है? एक प्लेनेट। और ये एक ऐसा प्लेनेट है जिसको दुनिया ने क्या नाम दे रखा है जी? नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों? क्योंकि दिखने में कुछ ऐसी है, अंतरिक्ष से देखने पर नीली नीली दिखती है, पानी बहुत ज्यादा हमारी पृथ्वी पर, जिसकी वजह से इसको नाम पड़ गया नीला ग्रह। दूसरी बात, हम लोग अंतरिक्ष में जिस हिस्से में हैं उस हिस्से को कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। और इस मिल्की वे गैलेक्सी के अकॉर्डिंग पृथ्वी हमारा अभी तक का एकमात्र ऐसा ग्रह है, एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन एग्जिस्ट करता है, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा हमारी पृथ्वी के आकार की बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1 मार्कर में पूछी जाती है कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है? नहीं। हम अपने आप को समझाने के लिए कह सकते हैं जी मौसम्मी के जैसा है, लेकिन पेपर में लिख देंगे मौसम्मी के आकार का है। नहीं, हमारी पृथ्वी को कहते हैं जियोइड। ठीक है, क्या कहते हैं? जियोइड। और जियोइड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखो, हमारी पृथ्वी ऐसी है, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव। ये यहां पर चपटी है। ऐसे ही हमारा साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव, ये यहां पर भी चपटी है। और बीच में से बॉल की तरह ये उभरी हुई है भूमध्य रेखा पर। तो ये दो ऊपर नीचे से चपटा होना और बीच में से बॉल की तरह गोल होना, इसी आकार को हम कहते हैं जियोइड। और याद रखिएगा, पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर काटते हैं, लेकिन कैसे? अपने एक्सिस पे घूमते होने के बावजूद। अपने एक्सिस पे घूमते होने के बावजूद जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, इसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। और जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, इसकी वजह से मौसम बनता है। ठीक है। और उसके अलावा हमारी पृथ्वी का आंतरिक स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना, जो हमारी आंतरिक संरचना है बेटा, ये 3 हिस्सों में बटी हुई है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। याद रखना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में बटी हुई है। 3 परतें कौन कौन सी? सबसे पहले आती है भूपर्पटी, दूसरी आती है मेंटल, तीसरी आती है कोर। भूपर्पटी वो वाला हिस्सा जहां पर हम लोग रहते हैं, हमारी जो रोड है, सड़क वगैरह, इन सब वाली लेयर को ही हम भूपर्पटी कहते हैं। सबसे बाहरी परत है और सबसे पतली परत। ठीक है, नॉर्मली ये 5 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। 5 किलोमीटर अगर आपका महासागर कोई है तो महासागर के नीचे से 5 किलोमीटर, और जिस जगह पर आप रह रहे हो वहां से 70 किलोमीटर। ठीक है, 5 से 70 किलोमीटर तक इसकी गहराई देखने को मिलती है। दूसरी लेयर आती है हमारी मेंटल। मेंटल क्या? जहां पर भूपर्पटी खत्म होती है, बस वहीं से मेंटल चालू हो जाती है। ठीक है, और मेंटल सबसे मोटी परत है, कितनी? 2900 किलोमीटर गहरी। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। और यहां पर आपको गर्म और अर्धद्रव्य पदार्थ देखने को मिलेंगे, यानी आधी पिघली हुई चट्टानें तैरती हुई मिलेंगी। और तीसरी आती है कोर, ये हमारी पृथ्वी के सबसे भीतर होती है, यहीं पर आपको लावा और सारे भारी खनिज देखने को मिलते। अब जी इतनी सारी डिटेल है, हमारे काम की कौन सी है? हमारे काम की है बेटा मेंटल। क्यों? क्योंकि अभी आपने एक टेक्टोनिक प्लेट का जिक्र देखा था, तो जो मेंटल वाला हिस्सा है ना, यहीं पर आपको प्लेट नाम की चीज मिलेगी। ठीक है, यहीं पर क्या मिलेगी? प्लेट। और यही प्लेट क्या होते हैं? जमीन के बड़े बड़े टुकड़े जो इस मेंटल वाली लेयर में झूल रहे हैं इधर से उधर। ठीक है, क्लियर है इतना? उसके बाद इसी में अगर आगे बात करें, हमारे पास आता है पृथ्वी पर लगने वाला बल। हमने एक क्वेश्चन देखा था कि पृथ्वी के जो भी लैंड फॉर्म से बनते कैसे हैं, तो इसका एक सिंपल सा जवाब रहता है जी, पृथ्वी पर लगने वाले बल की वजह से। पृथ्वी पर देखो 2 तरीके के बल लगते हैं, 2 तरीके के फोर्सेस हैं। एक पृथ्वी के जो अंदर से लगते हैं और दूसरे पृथ्वी के बाहर से जो लगते हैं। देखो,
अंदर से लगने वाले को हम कहते हैं आंतरिक बल, ठीक है, इसको थोड़ा इंग्लिश में भी याद रखिएगा, एंडोजेनिक फोर्सेस। ये जो होते हैं पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं, ये पृथ्वी की सतह को ऊपर भी उठा देते हैं और नीचे भी धसा देते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से नई स्थलाकृतियां बनती हैं। तीन चीजें हैं कि पृथ्वी के अंदर से फोर्स लग रही है, दूसरा ये पृथ्वी को थोड़ा सा उठाते भी हैं, जमीन को थोड़ा सा धसा भी देते हैं, और उसके बाद तीसरी चीज, इसकी वजह से नई स्थलाकृतियां, नए नए लैंड फॉर्म्स बनते हैं। जैसे भूकंप आ गया, जमीन टूट गई, धसने वाला हो गया, ज्वालामुखी बन गए, पर्वत बन गए, और याद रखना ये क्यों बनते हैं, अभी जिस हम प्लेट की बात कर रहे थे ना, उसी प्लेट की वजह से बनते हैं ये, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट में याद रखेंगे, जो आंतरिक बल होते हैं ये किस लिए गिने जाते हैं, ये गिने जाते हैं निर्माण करने वाले बल के रूप, किसके रूप में, निर्माण करने वाले बल के रूप में। कुछ ना कुछ बनाएंगे, चाहे गड्ढा बना दे, चाहे पहाड़ बना दे, चाहे वॉल्केनो बना दे, ये कुछ ना कुछ बनाते हैं। उसके बाद बाहरी बल, बाहरी बल कुछ नहीं बताते, ये सिर्फ आपको बनाते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। बाकी ये बल ऐसे होते हैं जो पृथ्वी की सतह के बाहर कार्य करते हैं। अगर मान के चलिए ये हमारी जमीन है, अब इसके नीचे से जो चीजें आ रही हैं वो सब आंतरिक बल के रूप में आएंगी, और जो चीजें बाहर से आ रही हैं वो सब बाहरी बल के रूप में आएंगी। तो यहाँ बाहरी वालों की बात हो रही है। यहाँ पर आपका एनर्जी सोर्स सूर्य है, ग्रेविटी, ये सब चीजें होती हैं, और ये ऊंचे भागों को काटकर समतल बनाने का कार्य करते हैं। अब एक सिंपल सी बात, ये जो बाहरी बल है, याद रखिएगा, ये काम करते हैं तोड़ने का, तोड़ना और बहाकर ले जाना, ठीक है, यही काम है, सिंपल सा, कि ये तोड़ेंगे और अपने साथ ले जाएंगे, सिंपल सा। और उसके बाद इसका मुख्य कारण क्या है, देखो, बहता जल, अगर बहता हुआ पानी आ रहा है तो उसके साथ जो जो आएगा सबको ले जाएगा। दूसरी तरफ हवा, हवा भी अपने साथ धूल मिट्टी एक एरिया से उठाकर दूसरे एरिया तक ले जाती है। फिर हिमनद, ग्लेशियर, कहीं और की बर्फ आगे कहीं जम जाती है। उसके बाद समुद्री लहरें, इस समुद्र के अलग अलग हिस्सों को ले जाते हैं अपने साथ। याद रखना, ये तोड़ेंगे भी और ये अपने साथ लेके भी जाएंगे, ठीक है। और याद रखेंगे कि बाहरी बल हमारे लिए किसे होते हैं, तोड़ने को कहते हैं अपर्दन, और अपने साथ ले जाने को कहते हैं निक्षेपण, ठीक है। अपर्दन का मतलब टूटना, और निक्षेपण का मतलब अपने साथ ले जाकर जमा कर देना, ये चीज। तो हमारे लिए बाहरी बल क्या है, तोड़ते हैं और लेकर जाते हैं, और आंतरिक बल जो होते हैं ये चीजों को सिर्फ बनाते हैं। और इसी दो चीजों की वजह से आपकी पृथ्वी को आकार मिलता है, आपकी पृथ्वी पर अलग अलग स्थलाकृतियां बनती हैं। उसके बाद आगे इसमें बात करेंगे। देखिए अगला जो हिस्सा आता है वो आता है टेक्टोनिक प्लेट का, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट के बारे में समझिए। टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है, जमीन के अंदर ना कुछ टुकड़े तैर रहे हैं। डायरेक्ट इसके डायग्राम को एक बार समझिए सबसे पहले आप। हाँ जी, ये देखिए कितना बेहतरीन डायग्राम है। ये भी यूं समझ में आ जाएगा। यूं समझ में कैसे, देखिए सबसे पहली चीज हमने अभी जाना है कि हमारी पृथ्वी की कितनी लेयर है, 3, भूपर्पटी, मेंटल और कोर, सिंपल है। अब सबसे बड़ी बात कि हमारे लिए जो टेक्टोनिक प्लेट है वो है क्या। टेक्टोनिक प्लेट आपको कहां मिलेगी, इस मेंटल वाले हिस्से में। याद रखिएगा, ये वाला हिस्सा, ये जो बीच वाला हिस्सा है बेटा, ये आपका है मेंटल वाला हिस्सा, ये हिस्सा जरूरी है। अब इस हिस्से में क्या है कि बड़ी बड़ी जमीनों के टुकड़े, आधे पिघले हुए, कैसे पिघले हुए, आधे पिघले हुए, अर्ध द्रव्य पिघले हुए, इसमें तैर रहे हैं इधर से इधर, ठीक है। और वही टुकड़े क्या कहलाते हैं, टेक्टोनिक प्लेट। और ये जिस तरीके से मूव करेंगे ना, टुकड़े जिस तरीके से मूव करेंगे, हमें यहां पर वो चीजें फील होंगी, हमें यहां पर वो चीजें फील होंगी। अगर ये टुकड़े आपस में एक दूसरे को धकेलेंगे तो उससे ये जमीन ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी, पहाड़ बन जाएंगे। अगर ये टकरा कर दूर चले गए तो वो जमीन फट जाएगी, वह अंदर चला जाएगा। और जैसे ये टुकड़े आपस में टकराते हैं, हल्का सा टकराते हैं, आपको अर्थक्वेक फील हो जाता है। और अगर महासागर के नीचे टकराएंगे तो यहाँ सुनामी आ जाती है। तो इन प्लेटों के टकराने की वजह से होता है। और जो प्लेट मूव करती हैं, ये जो प्लेट्स हम बात कर रहे हैं ना, जमीन के बड़े बड़े टुकड़े मूव करते हैं, इसको हम कहते हैं संवहन धाराएं। संवहन धाराएं, कन्वेक्शन करंट्स, ठीक है। ये बस इसी तरह मूव करेंगे, इतने में ही, सिर्फ और सिर्फ कहां पर, मेंटल में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। और उसके साथ साथ याद रखिएगा, हमारी जो ये मेंटल है, इसके अंदर 1 2 3 नहीं, हमारे पास 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है। कितनी टेक्टोनिक प्लेट है, 7, और छोटी 12 13, ठीक है। तो कुल मिलाकर 7 टेक्टोनिक प्लेट है, और इसी टुकड़े में 7 तैर रही हैं। जब वो कुछ ना कुछ मूव करती हैं, आपको कोई ना कोई गतिविधि देखने को मिलती है। उसके अलावा वापस आते हैं इसकी थ्योरी पे। देखिए जी, हमारे पास जो टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी है, यानी जो प्लेटों के बारे में हमें बताया था, ये हमें सपने नहीं आए थे, ना मुझे ना ही आपको।
हम में से किसी को सपने नहीं आए थे। इस टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी के बारे में हमें बताया गया डब्ल्यू.जे. मॉर्गन के द्वारा। किसके द्वारा? डब्ल्यू.जे. मॉर्गन के द्वारा। और उसके बाद इसमें इन्होंने बताया था टेक्टोनिक प्लेट क्या है? ठोस चट्टान के विशाल टुकड़े, ठीक है, जो बहुत धीरे धीरे गति करते हैं, पूरे साल में 1-2 सेंटीमीटर की गति करते हैं, ठीक है, इस हिसाब से मूव करते हैं। और जो टेक्टोनिक प्लेट है ये 3 तरह की होती है। महाद्वीपीय प्लेटें यानी जो महाद्वीपों के नीचे होती हैं, महासागरीय प्लेटें यानी जो महासागरों के नीचे होती हैं, और होती है मिश्रित प्लेटें जो महासागर और महाद्वीप दोनों को कवर करती है, ठीक है। ये चीज क्लियर है कि प्लेटें आपकी 3 तरह की हैं। और याद रखना, ये देखो कुछ ऐसे टुकड़े आपको दिख रहे हैं ना, ये बस इसी तरह से मान के चलिए, इसी तरह से ढेर सारे जमीन के नीचे टुकड़े हैं। कौन सी लेयर में? मेंटल में। आगे सुनेंगे। अगला जो हिस्सा आता है हमारे पास, वो आता है प्लेटों की गति का कारण, कि मतलब ये मूव क्यों करते हैं। जब टुकड़े हैं, एक जगह पे बैठ जाओ यार, तुम्हारी वजह से दिक्कत हो रही है, एक जगह पर बैठ जाओ, लेकिन ये मूव करते हैं। अब मूव करने का तरीका समझिएगा, कारण समझिएगा। पृथ्वी के नीचे का हिस्सा यानी जो कोर वाला हिस्सा, वो बहुत गर्म, वो क्या है? बहुत गर्म। तो इसके आसपास की जो लेयर है, ये यहाँ की चीजों को भी क्या कर देता है? गर्म कर देता है। अब गर्म वाली चीजें क्या होती हैं? ऊपर जाती हैं। गर्म वाली चीजें क्या हुई? ऊपर गई। अब ठंडा नीचे आ गया। फिर ठंडा वाला जो था ये गर्म हो गया, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। तो ये ठंडे और गर्म होने की वजह से ये प्लेटें ऊपर नीचे मूव करती रहती हैं। इसी को समझिएगा कि टेक्टोनिक प्लेटों में गति मेंटल संवहन धाराओं में होती है। किसमें होती है? संवहन धाराएं। संवहन धारा यही कि जो गर्म होता जाएगा वो ऊपर जाएगा, ठंडा होता जाएगा वो नीचे आता जाएगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं संवहन धाराएं। उसके बाद पृथ्वी के कोर की गर्मी मेंटल में पिघले हुए पदार्थों को ऊपर उठा देती है। जी बिल्कुल वही चीज है कि गर्म पदार्थ कहां जा रहा है? ऊपर। और ठंडा पदार्थ कहां बैठेगा बेटा? नीचे। और उसके बाद ये जो निरंतर गति है, लगातार चलती रहती है, इससे बनती है संवहन धारा। इससे क्या बनती है? संवहन धारा। और इससे टेक्टोनिक प्लेटों को क्या मिलता है? धक्का मिलता है, गति मिलती है। और लास्ट में ये विभिन्न दिशाओं में चलती हैं। इनका कुछ फिक्स नहीं है। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास भी आ जाएंगी, एक दूसरे से दूर भी चली जाएंगी, और एक दूसरे की जगह भी ले लेंगी। कुछ भी कर सकते हैं। इन प्लेटों की डायरेक्शन फिक्स नहीं है। आप इन पे भरोसा नहीं कर सकते कि नहीं जी ये तो लेफ्ट जाएगी, वो राइट आ जाएगी। आप कहोगे नहीं जी तो चेंज करेगी, वो चेंज ही नहीं करेगी, एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाएगी। कुछ भी प्रिडिक्ट इनके बारे में किया नहीं जा सकता। लेकिन जो भी मूवमेंट होगी वो एक कारण की वजह से होगी, दैट्स कॉल्ड संवहन धारा। क्या कहेंगे उसको हम? संवहन धारा। क्लियर है इतना? बेटा ये डायग्राम याद कर लोगे यार, इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद नेक्स्ट हिस्सा इसका बनता है टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल। देखिए हलचल का मतलब जो ये प्लेट है किस तरह से मूव कर रही है। आपने अपने घर की प्लेट सरका दी, इधर से इधर, इधर से आगे सरका दी ना, एक्स्ट्रा फोर्स लगी ना, ऐसी प्लेटों पे भी लगता है एक्स्ट्रा फोर्स। इसी फोर्स को हम कहते हैं संवहन धारा, ठीक है। अब देखिए प्लेट कैसे मूव करती है। सबसे पहली दिक्कत है कि अपसारी सीमा, जो ये अपसारी सीमा है इसके बारे में देखिएगा। देखिए प्लेटों की जो मूवमेंट है बेटा ये 3 तरीके की है। सबसे पहली होती है अपसारी सीमा। अपसारी सीमा हम कब बोलेंगे कि अपसारी मूवमेंट हो रही है? जब दो प्लेटें एक दूसरे के दूर होती हैं, यानी कि एक लेफ्ट जा रही है, एक राइट जा रही है। जी मेरा लेफ्ट और मेरे राइट की बात हो रही है बेटा। एक लेफ्ट जा रही है, एक राइट जा रही है, बीच में गैप आ गया। और याद रखना ये गैप क्या कौन भरेगा? मैग्मा। ये गैप कौन भरेगा? मैग्मा। अब आप एक चीज समझिए, मैग्मा और लावा दो अलग अलग चीजें होती हैं। जब तक वॉल्केनो के अंदर चीजें हैं तब तक वो मैग्मा है। जब वो बाहर आके फैल जाएगा लावा हो जाएगा। आप ये कह सकते हो कि मैग्मा सेमी मोल्टन होता है, अर्ध द्रव्य होता है, और लावा कंप्लीटली लिक्विड होता है, कंप्लीट द्रव्य होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जब प्लेट एक दूसरे से दूर होती हैं इनके बीच का गैप कौन भरेगा? गैप भरेगा मैग्मा। और इस मैग्मा की वजह से क्या बनेगी? एक नई महासागरीय भूपर्पटी। आप ये कह सकते हो इस एक्टिविटी की वजह से महासागर की जमीन थोड़ी सी फैल जाती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है मध्य अटलांटिक पर्वतमाला। ये जो जमीनें उठी उठी सी होती है ना, ये महासागरों के पर्वत बन जाते हैं। देखिए इस तरह दिखता है महासागरों में आपको। उसके बाद दूसरा आता है अभिसारी सीमा। देखो जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं कि हाँ जी एक प्लेट यहां से आ गई, एक प्लेट यहां से आ गई, लेकिन दोनों टकरा गई। अब जो पावरफुल होगी वो ऊपर चढ़ जाएगी और जो कमजोर होगी वो नीचे दब जाएगी। जी यही होगा। अब देखो दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस सकती है, और इस वाली मूवमेंट की वजह से आपको पर्वत बनते हुए दिखेंगे,
ज्वालामुखी दिखेंगे, भूकंप दिखेंगे, और लास्ट में आप ये भी कह सकते हो कि यहां पर आपको हिमालय पर्वत का एग्जाम्पल दिखता है कि जो हिमालय पर्वत बना वो भी ऐसी बना। अब एक चीज समझिए, मैं कहता हूं जी आपके एरिया में भूकंप आया तो क्या लगता है दोनों में से कौन सा वाला हुआ होगा? दोनों दूर गई होंगी या पास आई होंगी? जवाब है पास आई, टकराई, तभी तो यहां से वाइब्रेशन ऊपर तक आया, हमें फील हुआ जी भूकंप आ गया। उसके बाद तीसरा, रूपांतर सीमा, जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर में चलती हैं, दोनों एक तरफ जाएंगी, दोनों, ठीक है, और यहां पे कुछ भी ना तो बनेगा ना ही कुछ टूटेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये थोड़ा सा अर्थक्वेक अफेक्टेड होता है, यानी कि इस एरिया में थोड़े ज्यादा भूकंप आते हैं, क्लियर है इतना। और ये जमीनें कुछ इस तरीके से उठ जाती हैं जैसे यूएस का सैन एंड्रियस, ठीक है, क्लियर है। तो आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट है कहां मिलेगी? मेंटल में। क्यों मूव करती है? कन्वेक्शन करंट्स की वजह से, संवहन धाराओं की वजह से, ठंडा गर्म होता रहता है, प्लेटें मूव करती रहती हैं। और उसके बाद ये प्लेट मूव कितने तरीके से करती है? 3 तरीके से। याद रखना ये टॉपिक आएगा प्लेटों की हलचल के नाम से। 3 तरीके से, अपसारी जब एक दूसरे से दूर जाएंगी, अभिसारी जब एक दूसरे के पास आएंगी, रूपांतर जब दोनों एक ही साइड जाएंगी। क्लियर है इतना? उसके बाद आगे इसमें बात करें, पृथ्वी की परतें और टेक्टोनिक प्लेट। देखिए यही मुद्दा मेन चीज है। आप इस वाले डायग्राम को बेटा समझ गए तो आपके लिए टेक्टोनिक प्लेट कुछ भी नहीं है, कुछ भी। नींद में उठ के करके आओगे टेक्टोनिक प्लेट के बारे में। तो ये याद रखिएगा कि आपकी पृथ्वी की लेयर कितनी है? 3 है। भूपर्पटी है, मेंटल है और कोर है, ठीक है। कोर जो है वहां पर आपको सारा का सारा लिक्विड मिलेगा, ठीक है। आपकी कोर 2 हिस्सों में होती है, जैसे बिल्कुल अंदर वाला कोर जो है वो आपका थोड़ा सॉलिड होता है, और आउटर कोर जो होता है लिक्विड, पूरा का पूरा लावा है। ये अपने आसपास की चीजों को गर्म और ठंडा करता रहता है, जिससे क्या क्रिएट होती हैं? संवहन धाराएं, ठीक है। और याद रखिएगा ये आपको 3 अलग अलग दिखा रहा है। अब सारी मूवमेंट दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अब ये सारी एक दूसरे के करीब आ रही हैं, इस तरीके से सारी चीजें चलती रहती। क्लियर है? ये चीज याद रखिएगा। महाद्वीपों के नीचे भी प्लेट होती है और महासागर के नीचे भी प्लेट होती है। क्लियर है इतना? उसके बाद ये प्लेटों की मूवमेंट या प्लेट हमारे लिए जरूरी क्यों है? अब मेन चीज समझिए कि जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इसके लिए हमारे पास टाइम क्यों है इतना। जी पहली बात, जो टेक्टोनिक प्लेट है ये हमारी अर्थ को थोड़ा सा आकार देने में हेल्प करती है। और क्यों? क्योंकि ढेर सारे स्ट्रक्चर हैं जो प्लेटों की मूवमेंट की वजह से ही बनते हैं, जैसे आपका पहाड़, घाटियां, महासागरीय बेसिन। बेसिन मतलब इस तरीके से कि अलग अलग हिस्से से आके हुए नदियां सारी इसमें गिर रही हैं, वॉल्केनो, भूकंप, ठीक है। ये सारी जो चीजें एक्टिविटीज होती हैं ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से होती है। दूसरा, ये पूरी पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागरों के वितरण को समझाता है। ये चीज याद रखिएगा कि आज आपको जो 7 महाद्वीप दिख रहे हैं ना बेटा, ये कभी एक साथ थे और इनका नाम था पेंजिया। और जो आसपास 7 महासागर है ये भी पूरा एक ही था, इसका नाम था पेंथलासा। जब ये टूटे ना, हर प्लेट अपना अपना महाद्वीप लेके अलग हो गई, तो आज आपको 7 महाद्वीप देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी इन प्लेटों की मूवमेंट के साथ ही बनते बिगड़ते रहते हैं। और याद रखना, सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी कहां पर बने हुए हैं? प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। रिंग ऑफ फायर कहते हैं बेटा इसको। देखो रिंग ऑफ फायर कुछ इस तरह है, पैसिफिक ओशन में बिल्कुल लाइन से ढेर सारे वॉल्केनोज हैं, ढेर सारे, ठीक है। इसी को कहा गया है रिंग ऑफ फायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ओवरऑल याद रखेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट पृथ्वी की गतिशीलता को समझने के लिए बताता है कि पृथ्वी मूव कर रही है, हमें फील नहीं होता लेकिन पृथ्वी मूव कर रही है। और उसके साथ साथ हमारी पृथ्वी लगातार बदल रही है, और इस बदलाव में सबसे बड़ा योगदान किसका? टेक्टोनिक प्लेट का, जो इतने सारे स्ट्रक्चर हमें बनाकर देता है। क्लियर है इतना? अब देखिए यहां तक का तो हमारा हो गया भाई टेक्टोनिक प्लेट का मामला खत्म कि जी टेक्टोनिक प्लेट बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब आता है हमारे पास अपक्षय और अपर्दन, ठीक है। अपक्षय का मतलब समझिएगा। देखो जब भी कोई चीज आराम से आपके आसपास टूटती है, जैसे आपने कांच का गिलास उठाया, तोड़ दिया, तो उसको हम अपक्षय बोल सकते हैं कि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ठीक है। अब यही चीज क्या होता है कि जब कोई भी चट्टान टूटती है, बिखरती है, या कोई भी चेंज आता है, चट्टान से मिट्टी बन गई, कोई भी चेंज आया, तो यही हमारे लिए क्या कहलाता है? अपक्षय। कोई भी चीज अपना आकार बदल रही है, ठीक है। बड़ी चट्टान थी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी और टूटने के बाद वो मिट्टी में कन्वर्ट हो गई, अपक्षय है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं अपर्दन की, इरोजन की, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि कोई चीज अच्छी खासी थी, वो टूटी, ठीक है, कटी और यहां से चली गई, ठीक है।
आप एक चीज समझिएगा, मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, इस पे बारिश हुई और ये कमजोर हो गया और इतना हिस्सा टूटा और फिर ये ढलान के साथ बहता हुआ चला गया, पानी के साथ बहता हुआ चला गया तो ये अपर्दन है। अगर वहीं पड़ा रहा तो ये अपक्षय है। ठीक है, इतना फर्क है, याद रखिएगा। पानी, हवा, बर्फ, समुद्री लहरें, ये सब अपर्दन का कारण है। ये सब अपने साथ चीजों को तोड़ते हैं और ले जाते हैं। ठीक है, लंबी अवधि में अपक्षय और अपर्दन दोनों मिलकर पहाड़ों को घिसते हैं। ठीक है, हवा वगैरह, घाटियों को तराशते हैं, घाटियां बनाते हैं और उसके बाद मैदान, गुफाएं, चट्टाने, नदी, डेल्टा, इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। देखिए, पहाड़ों को घिसने का मतलब क्या, हवा आ रही है, बारिश पे पानी पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा, लेयर बाय लेयर, माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे सब कुछ टूट टूट के जा रहा है। घाटियां बन रही है, तेज बहता हुआ पानी आ रहा है, अपने हिसाब से रास्ता बना ले रहा है, घाटियां बन रही हैं, मैदान बन रहे हैं और ये अंडरग्राउंड गुफाएं बन रही हैं। याद रखना, कोई व्यक्ति नहीं बनाता इस तरह की गुफाएं, और नदियां अपना डेल्टा बना रही है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमें किससे देखने को मिलती हैं, अपक्षय और अपर्दन से। फिर क्लियर कर दूं, अपक्षय का मतलब क्या हो गया कि एक चीज अपनी ही जगह पर टूटी और उसने अपनी अवस्था बदल दी। अपर्दन का मतलब क्या है, कोई चीज टूटी और टूटने के बाद वो अपनी जगह से आगे चली गई। तो यही आपका अपक्षय और अपर्दन है। ठीक है, इसके बाद इसको डिटेल में समझेंगे क्या क्या कैसे होता है। देखिए देखिए अपक्षय एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर चट्टानें विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। देख रहे हैं आप ये चीज, ये चट्टानें जो टूट रही हैं अपनी ही जगह पर पड़े पड़े, क्या इसको किसी और ने तोड़ा? नहीं जी, अपने आप ही टूटी थी और अपने आप टूटने की वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, अपक्षय। और याद रखना अगेन, यहां पर सिर्फ और सिर्फ टूटना शामिल है, अपनी जगह चेंज करना नहीं। कोई चीज अपनी ही जगह पे टूट रही है, पड़ी हुई है, तभी आप उसे अपक्षय बोलोगे, अदरवाइज नहीं। और जो अपक्षय होता है बेटा, ये 3 तरीके का होता है। एक होता है भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग। इसमें क्या होता है कि जो चट्टान है, आसपास टेम्परेचर बदलता जा रहा है, हवाएं पड़ रही हैं और टेम्परेचर बदलना, हवाओं का लगना, इसकी वजह से चट्टान टूट जाती है। ठीक है, बहुत लंबे समय में टूटती है, तुरंत नहीं कि आज सर्दी थी कल गर्मी हो गई और चट्टान टूट गई, नहीं, बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन तापमान बदलते रहने की वजह से और हवाओं की वजह से ये टूट जाता है। दूसरा आता है रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। यहां पर पानी, हवा, एसिड, ये सारी चीजें जब रिएक्ट करती हैं एक साथ, ठीक है, जब ये सारी चीजें एक साथ रिएक्ट करती हैं तब इसमें जो बदलाव आता है वो हमारा रासायनिक अपक्षय है। ठीक है, और उसके बाद आता है बेटा हमारा जैविक अपक्षय, कि जब पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीवों के कारण, ठीक है, पौधों की वजह से, जैसे पौधे किसी चट्टान में घुस गए, ऐसे चट्टान को तोड़ दिया जड़ों ने, तो ये क्या हो जाएगा, जैविक अपक्षय। क्या हो जाएगा, जैविक अपक्षय। ठीक है, ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो से फंगस वगैरह लग जाती है कहीं, ठीक है, इस तरीके से चट्टान को तोड़ दिया, ये भी हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैविक अपक्षय या बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्लियर है? और याद रखना, अपक्षय किसी भी तरह का होगा, ये सिर्फ तोड़कर चीज को उसी जगह पर छोड़ देगा, लेके नहीं जाएगा। लेके जाएगा तो नाम बदल जाएगा, नाम क्या बोलेंगे, अपर्दन। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे इसमें। देखिए, अब एक चीज समझिएगा, अपक्षय से कोई भी चीज शुरू होती है और अपर्दन पे जाकर वो खत्म होती है। अपर्दन का मतलब क्या होगा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सामग्री को प्राकृतिक कारकों, ठीक है, नेचुरली, चाहे पानी के माध्यम से, चाहे हवा के माध्यम से, बर्फ, तरंग, किसी के भी माध्यम से अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। रिपीट कर रहा हूं, पत्थर एक जगह पड़ा हुआ है, वो टूट गया तो इसे अपर्दन बोलेंगे, लेकिन वो पानी के साथ बहता हुआ आगे चला गया, ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारा अपर्दन। क्लियर है? याद रखना, एक जगह पे पड़े पड़े टूट गया तो अपक्षय, लेकिन अगर बहता हुआ चला गया तो अपर्दन। ठीक है, अब देखो, जल अपर्दन क्या होता है कि नदियां, बारिश या समुद्री लहरों द्वारा जब इस तरीके से चीजों को तोड़कर मिट्टी को अपने साथ ले जाया जाता है। वायु अपर्दन क्या होता है, जब रेतीले क्षेत्रों में हवाएं चलती हैं, मिट्टी उठाकर आगे क्षेत्र में ले जाती हैं, तो ये वायु अपर्दन है। उसके बाद हिम नदी का मतलब क्या हो गया, ग्लेशियर, की ठंडा पानी आगे से आया लेकिन यहां पर आकर जम गया, तो ये हो गया हमारा ग्लेशियर। उसके साथ साथ तटीय अपर्दन, जैसे आसपास समुद्र की लहरें आती हैं, इस पे लगती हैं और ये टूटता रहता है धीरे धीरे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं तटीय अपर्दन। तो अपर्दन का मतलब क्या हो गया, आप तोड़ भी रहे हो और अपने साथ लेके भी जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद इसका मानव जीवन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखो, जो नदियों के साथ मिट्टी आती है ये बहुत उपजाऊ होती है, जिससे हमारी कृषि क्या होती है, और बेहतर हो जाती है। ठीक है, एक तो ये चीज है। और दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि आपके क्षेत्र से जो अच्छी मिट्टी है वो जा भी सकती है। दूसरी बात,
कि वो जा भी सकती है और जिससे आपकी कृषि की उपज क्या हो जाएगी, कम। याद रखना, नदियां जो हैं वो आपके क्षेत्र को उपजाऊ भी बना सकती हैं और बेकार भी कर सकती है। उपजाऊ कैसे? अपने साथ उपजाऊ वाली मिट्टी ले आएंगे, ठीक है। उसके साथ दूसरा कि आपके क्षेत्र की मिट्टियों को उठाकर अपने साथ ले जाएंगे बहते हुए के साथ। उसके बाद दूसरा, ये नदियां तटों के पास होती हैं, भूमि को नुकसान पहुंचाती हैं। हो सकता है आपकी जमीन को नीचे से कमजोर कर दे, बाढ़ वगैरह में आपका सब कुछ चला जाए। ये घरों को कमजोर करती हैं और भारी बारिश में नुकसान बिल्कुल हो जाता है। और उसके साथ साथ इसकी वजह से जो सड़कें हैं, पुल हैं, संरचनाएं हैं, इनको लगातार मेंटेनेंस देनी पड़ती है, लगातार खर्चा करना पड़ता है, अदरवाइज ये सब कमजोर होकर टूट जाए। ठीक है, याद रखिएगा, अपर्दन का मानव जीवन पर प्रभाव बोले तो आप बेटा नेगेटिव ही बताइएगा। ठीक है, अगर आप नकारात्मक बताते हैं तो चीज ठीक है, जब तक खुद ना बोले कि पॉजिटिव इंपैक्ट बताओ तब तक नहीं बताओ। ठीक है, उसके बाद अगला हिस्सा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, ये 5 नंबर का टॉपिक है, आप इसे लिख लो, टैटू करवा लो अपने, जो आपके पेपर में आगे बैठता है उसी गुद्दी पे टैटू करवा दो, लेकिन करवा दो, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, 5 नंबर में समतलीकरण क्या होता है? देखो, समतलीकरण क्या होता है? प्राकृतिक बल है, ये क्या है? एक नेचुरल फोर्स है जो पृथ्वी की सतह पर सामग्रियों को घिसते हैं, परिवहन करते हैं और कहीं दूर ले जाकर छोड़ देते हैं, निक्षेपित कर देते हैं, और इसकी वजह से जमीन क्या हो जाती है? समतल। और इसी समतल को क्या बोला गया? समतलीकरण। अब देखो कैसे कैसे होता है, जैसे प्रवाही जल, हिमनद, पवन, तरंगे, भौमजल, ये सारी चीजें हैं, ये जिस तरह से जमीनों को घिसेंगे, अपने साथ ले जाकर कहीं और डिपॉजिट कर देंगे, और ये चीज इतने में थोड़ी छोड़ेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले अगर हम प्रवाही जल की बात करें, देखते हैं इसको, प्रवाही जल क्या है बेसिकली। देखिए, प्रवाही जल, देख रहा, बढ़िया डायग्राम तो ओके ओके, ये पता होना चाहिए आपको। याद रखिए, देखिए ऊपरी मार्ग की जब आप बात करें, प्रवाही जल 3 मार्गों में काम करता है। कितने मार्गों में? 3। पहला मार्ग होता है ऊपरी, जहां से नदियां शुरू होती हैं, लाइक ये यहाँ पर वी आकार की घाटी बनाती है, वी आकार का मतलब ये, ठीक है, बीच में से दोनों साइड से हटे हुए वी आकार की घाटी बनाती है, और जहां ये खत्म होंगी वहां पर क्या बनेगा? जलप्रपात, वाटरफॉल बनेगा, और उसके बाद शिप्रिकाएं बनेंगी, रैपिड्स बनेंगे, जहां पर ढलान बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, और तेजी से आगे पानी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना, प्रवाही जल की पहली अवस्था कौन सी है? ऊपरी मार्ग। ऊपरी मार्ग में क्या बनेंगी? 3 आकृतियां बनेंगी, वी आकार की घाटी, जलप्रपात और रैपिड्स। जलप्रपात का मतलब झरना, और रैपिड का मतलब कम हाइट वाला झरना, छोटा सा झरना। ठीक है, उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है हमारे पास मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग में क्या होता है? नदी मोड़ लेने के लिए लगती है, विसर्प बनाती है, मिंडर्स, गोखुर झील बनाती है और बाढ़ के मैदान बनाती है। देखो, सेकंड अवस्था में क्या है? जैसी नदी पहाड़ों से निकल कर मैदान वाले इलाकों में जाएगी तो ये सांप की तरह इधर घूमेगी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं विसर्प या फिर मिंडर। अब इसी घूमने के चक्कर में एक छोटा सा हिस्सा इससे अलग हो जाता है, इसको हम बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं इसको? गोखुर झील, ओक्सबो लेक। और उसके साथ साथ इनके आसपास जहां पर कम गहराई होती है नदियों की, ठीक है, वहां पर क्या बनते हैं? फ्लड प्लेन्स, यानी कि बाढ़ के मैदान। ठीक है, तो मध्यम मार्ग में नदी कौन कौन सी आकृति बना रही है? विसर्प, गोखुर झील और बाढ़ के मैदान। उसके बाद तीसरी चीज, निचला मार्ग। निचले मार्ग मतलब जहां पर अब खत्म हो गई है, जहां पर नदी अपना पानी समुद्र महासागर में जाकर गिरने वाली है, तो याद रखना यहां पर बिल्कुल फ्लो कम हो जाता है। यहां पर डेल्टा, तटबंध और जलोढ़ पंख आपको देखने को मिलते। तटबंध का मतलब किनारियां, इस तरीके से तट आपके बन जाते हैं। डेल्टा, जहां पर बहुत सारी धाराएं आके एक जगह पर गिरती हैं, और जलोढ़ पंख का मतलब जो नदी के आसपास थोड़ा सा सूखा हुआ एरिया होता है ना, वो वाला हिस्सा। तो ऐसे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बहता हुआ पानी यानी रनिंग वाटर बनाते। क्लियर है? ऐसे ही अब अगला समझेंगे। दूसरा आता है तरंगे और धाराएं। देखो, तरंगों का मतलब यहां पर किस चीज से है? कोई करंट की तरंगे नहीं, साउंड वेव से नहीं है, किसी चीज से नहीं है। देखो, यहां पर तटीय क्षेत्रों में लहरें और धाराएं, इनकी क्रियाओं से जो आकृतियां बनती हैं उनकी बात, सीधी सीधी बात रहेगी तटीय क्षेत्रों की। तटीय क्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि समुद्र या झील के किनारे रेत, कंकड़, चट्टाने, ये सब मिल के ना कुछ स्थान बना देते हैं। जैसे सबसे पहला आता है समुद्री भू, ठीक है, सी क्लिफ्स। इसका मतलब क्या होता है? जब लहरें लगातार आती हैं, तट से टकराती हैं, तो देखो कुछ इस तरह की अलग अलग डायग्राम आपको देखने को मिलते हैं। जहां पर पानी बहुत ज्यादा हिट होगा, वहां की जमीन थोड़ी थोड़ी टूट के गिरनी शुरू हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं समुद्री भूगु। उसके बाद दूसरा, तरंग कीर्तित मंच, वेव कट प्लेटफॉर्म। देखो, थोड़ी सी हाइट है इसमें, लेकिन पानी आएगा, तोड़ेगा, इसको ले जाएगा, ये सरकाता रहेगा बस अंदर की तरफ, और इसी को हम कहते हैं तरंग कर्तित मंच,
यानी कि इसी के नीचे वाला हिस्सा है बेटा ये, ठीक है। समतल चट्टाने कर देता है बिल्कुल एक बराबर इस तरह से। उसके बाद समुद्री गुफाएं, सी केव्स, लहरें चट्टानों में दरारें चौड़ा कर देती है और वो चौड़ी होते होते पूरी की पूरी गुफा बन जाती है। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और याद रखना, जैसे इस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे इनके आसपास कुछ बड़े स्ट्रक्चर भी बन जाएंगे, जैसे समुद्री मेहराब, सी आर्च कहते हैं। और उसके बाद आता है हमारा समुद्री स्टैक, यानी समुद्र के बीचों बीच एक चट्टान जो बच जाती है। मान के चलो ये बना, ठीक है, ये बना, इसके बाद ये हिस्सा टूट गया तो ये बन गया। अब अगर ये पूरा हिस्सा टूट गया, इतना बहुत तेज बाढ़ आई, कुछ फ्लो तेज हो गया, तो जो थोड़ी सी चट्टान बची हुई रह जाएगी, इस बची हुई चट्टान को समुद्री स्टेक, सी स्टेक बोला जाएगा। क्लियर है इतना? तो तरंगे और धाराएं ये स्ट्रक्चर बनाती हैं। आई रिपीट, तरंगे और धाराएं ये सारे स्ट्रक्चर बनाती है, लेकिन सिर्फ कहां पर? तटीय क्षेत्रों पर, तटों के पास, ठीक है। उसके बाद अगला हिस्सा आता है इसका पवन, विंड्स, यानी हवाएं किस किस तरह के स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब एक चीज समझिए, हवाएं जो है वो भी आपको अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनाते हुए दिख जाएंगी। जैसे पवन द्वारा स्ट्रक्चर जो बनेंगे, पहला बनता है यारडांग। यारडांग का मतलब छोटे छोटे से पहाड़, ठीक है, इसको समानांतर धारियां भी कहते हैं। दूसरा इंसेलबर्ग, वेंटिलिफ्ट, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर, घिसी हुई और चिकनी कोणीय चट्टाने, ठीक है, हवा लग लग के पूरा घिस जाता है, पूरा प्लेन हो जाता है, यानी इसमें जो कच्ची मिट्टी होती है वो सारी निकाल दी जाती है हवा के द्वारा। उसके बाद वातन गर्त, वातन गर्त क्या है? जमीन के नीचे जब गड्ढा हो जाए, कि थोड़ा सा गड्ढा था, हवा लग लग के लग लग के लग लग के गहरा गड्ढा हो गया, इसी को अवसादित गड्ढे भी कहते हैं। और उसके बाद लास्ट आता है आपका मरुस्थलीय फर्श, यानी कि मिट्टी मिट्टी उड़ गई और जो पत्थर पत्थर हैवी एलिमेंट थे वो सब पड़े रह गए, बजरी कंकड़ परत ये सब रह जाते हैं और मिट्टी उड़ जाती है, किसके साथ? हवा के साथ। तो ये चीजें हैं। दूसरा, हवा द्वारा रेत के जमाव से भी होता है, मतलब यहाँ की जो मिट्टी गई, कहाँ गई जी? घर ले गई हवा? नहीं, कहीं तो ले जाकर जमा करेगी, और जमा जहां पर करेगी, जैसे सबसे पहले बनेगा बरखान। क्या बनेगा? बरखान। बरखान मतलब जिस साइड से रेत आई है उस साइड छोड़ दी जाएगी, अर्धचंद्राकार, कुछ इस तरह का। दूसरा बनता है अनुदैर्घ्य स्तूप, ठीक है, लैटिट्यूडनल स्तूपा, और इसमें हवा के डायरेक्शन कुछ इस तरह से बन जाती है। याद रखना, जहां से हवा मिट्टी उठाएगी वहां ये वाले सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, जहां मिट्टी जाकर डिपॉजिट होगी वहां इस तरीके के स्ट्रक्चर बनेंगे। और आपसे लाइन पूछी जाएगी पेपर में कि बरखान किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो आप बताओगे ये हवा जहां पर ले जाकर मिट्टी छोड़ती है, डिपॉजिट करती है, निक्षेपण करती है, ये वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद तारा स्तूप, बिल्कुल नाम से क्लियर है, तारा की तरह बना पड़ा है पूरा, देखिए, ठीक है, बहुभुजीय स्तूप है। और उसके बाद बनता है आपका परवालिक स्तूप, ठीक है। जब परवालिक स्तूप की आप बात करते हो तो कुछ ऐसा है, तो कुछ कुछ बरखन जैसा ही देखेंगे, ठीक है, लेकिन ये उसके ऑपोजिट बनता है, ठीक है, ये हवा की दिशा में बनता है। क्लियर है इतना? तो याद रखेंगे बहुत ध्यान से कि आपके लिए अगर बरखान की बात आ गई तो ये आपका लेफ्ट हैंड की तरफ ओपन मुंह होगा, और अगर बात आ रही है किसकी? परवालिक स्तूप की, तो ये राइट हैंड की तरफ ओपन मुंह वाला होगा। क्लियर है इतना? और बेटे इन सारी चीजों को आपको टेलीग्राम पे सब मिल जाएगा, तो इसको बहुत ध्यान से जरूर देखिएगा। और टेलीग्राम पे अगर आपको नहीं मिलता, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी जीमेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा, आपको मेल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे की बात करें, हिमनद, ग्लेशियर, देखिए ग्लेशियर का मतलब सीधा सा बर्फ से है, किससे है? बर्फ। अगेन यहां पर भी क्या है, दो तरीके से बनेंगे, एक जहां से बर्फ हटेगी और दूसरा जहां पे बर्फ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हिमनद द्वारा बनने वाली अपर्दन वाली आकृतियां, अपर्दन का मतलब आपकी जहां पर टूटने से जो बन रही है, देखिए सबसे पहले बनती है यू आकार की घाटी, ठीक है, इसकी बनती है कैसी? यू आकार की घाटी, और ये थोड़ी चौड़ी होती है, ठीक है। आपने एक जो पढ़ी थी वी आकार की घाटी होती है, वो कम चौड़ी होती है, और ये चौड़ी ज्यादा है। दूसरी तरफ बनता है सर्क। सर्क क्या होता है? कटोरे की तरह होता है, किसकी तरह? कटोरे की तरह। उसके बाद तीसरा होता है अरेट। अरेट जो होता है दो सर्क के बीच का हिस्सा होता है, जैसे एक सर्क ये रहा, ऐसा ही अगर हम यहां बना दें, इनके बीच वाला हिस्सा क्या बन जाएगा? अरेट। उसके बाद लटकती छतें, कुछ इस तरह जहां से बर्फ बह रही होती है, ठीक है। उसके साथ साथ फ्योर्ड, समुद्र में डूबी हुई यू आकार की घाटी। ऐसी कोई भी घाटी जहां पे बर्फ ज्यादा है और वो समुद्र में डूबी हुई है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? फ्योर्ड। इतनी बात क्लियर है बेटे सभी को? इससे सिंपल बेटा आप नहीं समझ सकते, आप ये चीज मानो। आप जो एसएसटी पढ़ रहे हो, जब तक आप उसके डायग्राम नहीं देखोगे तब तक आपके लिए ज्योग्राफी बहुत टफ है। एक बार आपने इन डायग्रामों को देखना शुरू कर दिया, आपको डायग्राम के नाम याद रह गए, आपके लिए दैट्स इट, ज्योग्राफी पूरी हुई, ठीक है। मेन चीज याद रखिएगा, ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप किसी स्ट्रक्चर को देख रहे हो, बता पाओ कैसे बना है, क्या है, सारी चीजें, ठीक है।
उसके बाद हिमोड मोरेन्स की अगर हम बात करें तो इस तरीके से जैसे पार्श्विक हिमोड कि हिमनद की दोनों पार्श्विक किनारों पर जमा हो जाना, कि बर्फ जब दोनों साइड से आती है और एक ही जगह जमा हो जाती है, इसी को पार्श्विक हिमोड कहा जाता है। उसके बाद अंतिम हिमोड की बात करें, जहां पर जाकर पूरी तरह से मुख बंद हो जाता है, दीवार बंद आकृति कि अब यहां से आगे नहीं जाना जी, रोक दिया है आपको, ठीक है। और उसके बाद तीसरा रहता है आपका मध्यस्थ हिमोड, जहां पर दो भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। क्लियर है? एक भाग में शुरू करेंगे जब तक आ रहा है वो पार्श्विक, उसके बाद जो इसका एंड पॉइंट आ गया वो अंतिम हिमोड, और जब ये दो हिस्सों में बट जाएगा तो मध्यस्थ हिमोड। क्लियर है? बेटा देखो थोड़े से नाम डिफिकल्ट है, ठीक है, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है। आप अगेन इस वाले को चाहो भी तो आप स्किप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी रिस्क क्यों लेना, इतना पढ़ के जाओगे तो एक टॉपिक ये भी सही, ठीक है। उसके बाद भूमिगत जल, ये अकेले भी 3 नंबर का बनता है टॉपिक बेटा, और अलग से आपको जो समतलीकरण वाला क्वेश्चन बताया ना, ये पांचों उसी के पार्ट है। 5 नंबर में समतलीकरण आएगा, आप आज लिख के देख लो आज की डेट के हिसाब से, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले भूमिगत जल क्या होता है कि चूना पत्थर घुलनशील चट्टानों वाले क्षेत्रों में, देखिए लाइमस्टोन और जो कच्ची चट्टाने टाइप का इलाका होता है ना, उन वाले इलाकों में जो स्थलाकृतियां बनती हैं पानी से, उसे हम कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। तो देखो कास्ट स्थलाकृति होती क्या है, जैसे सबसे पहले एसिड रेन बनना। देखो एसिड रेन का मतलब क्या होता है कि बहुत समय के गैप के बाद जब कोई बारिश होती है ना, लाइक पहली बारिश, उस समय जो केमिकल वगैरह भी इवेपोरेट होकर गया है वो सब वापस नीचे आता है। तो पहली चीज एसिड रेन आएगी, CO2 H2O सारे दोनों मिलकर आएंगे। उसके बाद ये जो पानी होगा ये चूने पत्थरों के बीच में जाएगा, लाइमस्टोन्स के बीच में जाएगा, और धीरे धीरे नीचे की चट्टानों को घोलना शुरू कर देगा, खत्म करना शुरू कर देगा, तो स्ट्रक्चर बनने चालू हो जाएंगे। अब स्ट्रक्चर बनेगा क्या, सबसे पहले बनेंगी गुफाएं, केव्स, कि जहां पर पानी लगातार आता जा रहा है, इन सारी चीजों को कमजोर कर रहा है और पानी आता जा रहा है। दूसरा स्टेलेक्टाइट, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा स्टेलेक्टाइट, जब कोई भी चीज पत्थर टाइप की, नुकीले टाइप के कोन्स जो छत से नीचे की तरफ लटकते हैं, इसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और इसी का ऑपोजिट, ठीक है, स्टेलग्माइट, ठीक है, स्टेलेग्माइट, ये है स्टेलेक्टाइट और ये है स्टेलेग्माइट। ऑपोजिट कर दो, अब नीचे से जो ऊपर की तरफ पत्थर उठेंगे ये स्टेलेग्माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेलेग्माइट। फिर से स्टेलेक्टाइट का मतलब ऊपर से नीचे और स्टेलेग्माइट का मतलब नीचे से ऊपर। उसके अलावा हमारे पास सिंक होल बन जाते हैं, लाइक कुएं टाइप की चीजें बन जाती हैं जो नीचे तक जा रही हैं, ड्रेन। और भूमिगत नदियां, कि ऊपर जमीन है, नीचे से जो नदियां सुरंगों के भीतर से बहती हैं, ये सब किसकी वजह से बनती हैं, भूमिगत जल की वजह से। पानी अगर एक बार जमीन के अंदर चला गया तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाता है, वो ये सारे हैं, ठीक है। फिर कह दूं 5 जो चीजें आपने देखी हैं ये समतलीकरण का पार्ट, ठीक है। आपसे देखो पेपर में कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा पेपर में ये समतलीकरण क्या होता है और ये किन कारणों से होता है, ठीक है। अगर 3 नंबर का सवाल है, ये लिखा आप इस तरीके से 5 हेडिंग बताकर थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके हट सकते, लेकिन अगर 5 नंबर में के लिए पूछा है तो आपको बेटा ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले बताओगे रनिंग वाटर, प्रवाही जल, उसके बाद तरंग और धाराएं बताओगे, फिर उसके बाद पवन से बनने वाले स्ट्रक्चर बताओगे, फिर उसके बाद आप बताओगे हिमनद, बर्फ से बनने वाले स्ट्रक्चर, और उसके बाद बताओगे भूमिगत जल। ये बनेगा समतलीकरण को डिफाइन करने वाला हिस्सा। 5 नंबर नहीं देगा ना टीचर, बेटा अपनी नौकरी छोड़ देगा अगर इतना आपने लिख दिया, ठीक है। उसके अलावा देखिए कोई भी नदी जो होती है वो किस किस तरह के स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। अगेन ये वही वाली बात है स्टार्टिंग वाली, कि देखो सबसे पहले बनाती है जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब सिंपल सा क्या हो गया, झरना, ठीक है, कि जहां से नदी आ रही है और अचानक से खड़ी ढलान आ जाती है तो यहाँ पे झरना बन जाता है। और झरने में याद रखना ऊपर क्या होती है, कठोर चट्टाने, नीचे क्या होती है, नरम चट्टाने। उसके अलावा विसर्प बनाती है। विसर्प ये जो पानी टेढ़ा मेढ़ा होके बहता है, ठीक है, जो पानी है टेढ़ा मेढ़ा होके बहता है। और यहाँ पर याद रखिएगा उपजाऊ मिट्टी आती रहती है, उपजाऊ मिट्टी आती रहती है, जहां पर विसर्प बनेगा वहां पर उपजाऊ मिट्टी आएगी, वहां पर खेती के लिए सपोर्ट होगा। और तीसरा होता है डेल्टा। याद रखना जब अलग अलग धाराएं आकर एक जगह पर गिरती हैं तो यहां पर क्या बनता है, डेल्टा। क्या बनता है, डेल्टा। भारत में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। उसके बाद भू आकृतियां और आपदाएं, ठीक है। देखिए लास्ट टॉपिक है बड़े प्यार से, 3 नंबर का छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा आपका समय नहीं लगना,
ठीक है। 3 नंबर के इस टॉपिक में हम क्या देखते हैं कि भू आकृतियां क्या है और इनसे क्या क्या आपदाएं आती है। सबसे पहली चीज, भू आकृतियां कभी कभी आपदाओं का कारण बन जाती है जो मानवीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा देती है। जैसे अगर आपके आसपास पहाड़ देखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर भारी बारिश हो जाए, भूकंप आ जाए, तो इसकी वजह से जो ढलान होते हैं गिरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ अगेन ऐसी बर्फ के पहाड़ देखने में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, मनाली में आपको बड़ा मजा आएगा, लेकिन जब यहाँ पर भी भूकंप आता, बर्फ क्या है नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास आते हैं ग्लेशियर लेक, अपस्टर्ड फ्लड। ठीक है। तापमान जब बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, जब बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है, तो आपकी जो नदियां हैं वो ओवरफ्लो होती हैं, जिसकी वजह से आपके यहाँ पर बाढ़ वगैरह आ सकती है। और उसके अलावा अगर आपके आसपास रेत वगैरह मिट्टी वाला क्षेत्र है, तो आपके यहाँ पर मिट्टी वहां से उड़ उड़ के आती रहेगी और आपके क्षेत्र की मिट्टी को खराब कर देगी। ठीक है। क्योंकि आपकी मिट्टी के ऊपर एक अपर लेयर जम जाएगी, किसकी? रेत की। ठीक है। अब देखो इन सारी चीजों से बचते कैसे? देखो, सुरक्षा ही समाधान है और कोई चीज नहीं है। सबसे पहले पेड़ों की रक्षा करो, उन्हें काटो मत। दूसरी तरफ ढलानों पर निर्माण नियंत्रित रखें, यानी पहाड़ों पे ज्यादा कलाकारी मत दिखाओ। ठीक है। उसके बाद मौसम की जानकारी पे ध्यान दें। उसके साथ साथ लास्ट, जागरूकता। एक चीज समझिएगा, आपसे क्वेश्चन इतना बोलेगा और कहेगा कि आपके अनुसार क्या समाधान है। ठीक है। और एक रियलिटी मत भूलिएगा, आपके अनुसार आपके घर में चाय नहीं बन रही, तो यहाँ पर आंसर कैसे बनेगा? बताना आपको यही है, एनसीईआरटी वाली बातें बतानी है कि जी वनों की रक्षा करनी है, काटेंगे नहीं जी हम। दूसरा, हम क्या करेंगे जी? मौसम की जानकारी रखेंगे, पहाड़ों पर स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे और जागरूकता फैलाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।